नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम बलबीर सिंह है। वह एक ट्रक ड्राइवर है। वो आपको अपने साथ घटी हुई घटना जो उनके साथ सफर के दौरान हुई थी तो सारी बातें सुनेंगे कहानी के माध्यम से। तो चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम बलबीर सिंह है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो बातें हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और जो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा ताजा रहती हैं। सड़कों पर सवारी करने वाले हम ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी में कई रहस्य छिपे होते हैं जिनका सामना हम अकेले करते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको अपनी सबसे खौफनाक और रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। बलबीर सिंह एक ऐसा नाम जिसे ट्रांसपोर्ट की दुनिया में बड़े सम्मान से लिया जाता है। पंजाब की मिट्टी में जन्मा और वहीं के दूध घी से पलकर बड़ा हुआ बलबीर की मजबूत कदकाठी और बड़ी बड़ी मूंछें उसकी पहचान थीं। वह अपने ट्रक शेर ए लोहा से बेहद लगाव रखता था। यह ट्रक उसके लिए सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि उसके जीवन की धड़कन था। उसने अपने जीवन के पिछले 20 साल इसी ट्रक के पहियों पर बिताए थे। शेर ए लोहा की हर खरोंच, हर आवाज और हर हरकत को वह अपनी सांसों की तरह पहचानता था। बलबीर का साथी हरजीत उससे उम्र में 15 साल छोटा था, लेकिन जोश और जिंदादिली में उससे किसी भी तरह कम नहीं था। हरजीत का स्वभाव चुलबुला था और अक्सर वह बलबीर की गंभीरता को अपने मजाक से हल्का कर देता। बलबीर उसे प्यार से छोटा गबरू कहता था, जबकि हरजीत बलबीर को बड़े सरदार जी बुलाता। दोनों की जोड़ी हाईवे पर मशहूर थी। उस रात बलबीर और हरजीत ने जैसलमेर से कोलकाता तक का सफर शुरू किया। गर्मियों की रात थी और रेगिस्तान की ठंडी हवा उनके चेहरे को सहला रही थी। ट्रक में सीमेंट की भारी बोरियां लदी थीं और रास्ता लंबा और कठिन था। बलबीर ने ट्रक स्टार्ट किया और इंजन की गड़गड़ाहट ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। छोटा गबरू, म्यूजिक लगा दे, ये रातें और भी लंबी न लगें, बलबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हरजीत ने तुरंत रेडियो ऑन किया और पुरानी पंजाबी धुनों ने सफर में एक नई ऊर्जा भर दी। रास्ते में बलबीर अक्सर हरजीत को अपने पुराने किस्से सुनाया करता था। उसने बताया कि कैसे उसने पहली बार ट्रक चलाना सीखा था और कैसे उसने अपनी मेहनत से खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया। पुत्र, ये ट्रक हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें न सिर्फ रोजी रोटी देता है बल्कि हमें दुनिया दिखाता है। हर सफर एक नई कहानी है, बलबीर ने गहरी आवाज में कहा। जैसलमेर की तपती रेत पीछे छूट रही थी और आगे कोलकाता की नम हवा उनका इंतजार कर रही थी। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और तारों से भरा आसमान। सरदार जी, ये रास्ता बड़ा खामोश है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हरजीत ने मजाकिया लहजे में कहा। ओए, खामोशी में ही तो असली खूबसूरती है। तू ज्यादा न सोच, अपनी आंखें खोलकर रास्ते को देख, बलबीर ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला था। सफर की शुरुआत तो शांत थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे खौफनाक घटनाएं उनका इंतजार कर रही थीं। शेर ए लोहा के पहिए घूम रहे थे, पर रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो उन्हें महसूस हो रहा था। कुछ असामान्य, कुछ अनकहा। रेगिस्तान की रात अपनी गहराई में खोई हुई थी। दूर दूर तक न कोई इंसान, न कोई गांव, सिर्फ सन्नाटा। शेर ए लोहा अपने भारी पहियों के साथ हाईवे पर दौड़ रहा था।
बलबीर ने ट्रक की हेडलाइट्स को हाई बीम पर रखा हुआ था ताकि रास्ता साफ दिखाई दे। हरजीत अपनी सीट पर अधलेटा होकर रेडियो की धुन में खोया हुआ था। ट्रक का इंजन गड़गड़ाते हुए रात के सन्नाटे को चीर रहा था। अचानक ट्रक के सामने से कुछ सफेद सा गुजरा। वह इतनी तेजी से हुआ कि बलबीर को ब्रेक पर तुरंत पैर रखना पड़ा। ट्रक के ब्रेक की तीखी चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी और शेरे लोहा झटके से रुक गया। सरदार जी, ये क्या था? हरजीत घबराकर सीधा बैठ गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। बलबीर ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। हेडलाइट्स की रोशनी में उसे सड़क पर कोई भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। कुछ नहीं पुत्र, शायद ऊंट का साया होगा, बलबीर ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज भले ही शांत लग रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं। ऊंट का साया? लेकिन सरदार जी, मैंने ऊंट नहीं देखा। वो कुछ और था, हरजीत ने डरते हुए कहा। बलबीर ने उसे शांत करने के लिए हंसने की कोशिश की। तू ज्यादा मत सोच, रात का सफर है, आंखें धोखा दे देती हैं। चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई तो इंजन ने पहली बार में स्टार्ट होने से मना कर दिया। ट्रक की गड़गड़ाहट बंद हो गई थी और आसपास की खामोशी अचानक असहनीय लगने लगी। हरजीत ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, सरदार जी, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो सफेद साया सच में था। बलबीर ने उसे डपटते हुए कहा, ओए, तू अपने दिल को ठंडा रख। ये रेगिस्तान है, यहां हर छाया डरावनी लगती है। लेकिन उसके शब्दों में भी आत्मविश्वास की कमी थी। कुछ देर बाद ट्रक का इंजन अचानक जोर से गुर्राते हुए चालू हो गया। बलबीर ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखें लगातार हेडलाइट्स के आगे की सड़क पर टिकी हुई थीं। जैसे ही ट्रक ने फिर से रफ्तार पकड़ी, बलबीर के कानों में एक धीमी सी हंसी की आवाज आई। उसने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हरजीत ने भी पूछा, सरदार जी, आपने सुना? कोई हंसा था ना? बलबीर ने उसे अनसुना करते हुए कहा, रात के शोर को मत सुन, चल सो जा। लेकिन वह खुद भी अब चुपचाप अंदर से बेचैन हो चुका था। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन बलबीर को लगने लगा कि यह सफर अब सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि किसी अनजान खतरे की ओर बढ़ रहा है। रात गहरी हो चुकी थी और हाईवे का सन्नाटा अब डरावना लगने लगा था। पेट में भूख जोर मार रही थी और हरजीत ने अपने बैग में रखे बिस्कुट का पैकेट खोलने की कोशिश की। सरदार जी, कुछ खा लेते हैं, पेट खाली हो तो सफर काटना मुश्किल होता है, हरजीत ने कहा। बलबीर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। ओए, बिस्कुट से पेट नहीं भरता, लगता है कहीं ढाबा ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी दूर चलते ही सड़क के किनारे एक मध्यम सी रोशनी दिखी। बलबीर ने हेडलाइट्स की रोशनी उस ओर घुमाई तो एक पुराना और टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के ऊपर एक लकड़ी की तख्ती लगी थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, काली बावली ढाबा। तख्ती के कुछ हिस्से टूटे हुए थे और लाइट्स झिलमिलाते हुए बुझने की कगार पर थीं। यह नाम थोड़ा अजीब नहीं है? हरजीत ने झिझकते हुए पूछा। ओए, नाम पर मत जा, यहां खाना मिलेगा तो काम चल जाएगा, पेट पहले डर बाद में, बलबीर ने उसे हौसला देते हुए कहा। बलबीर ने ट्रक को ढाबे के पास पार्क किया। ट्रक से उतरते ही दोनों ने महसूस किया कि आसपास एक अजीब सी ठंडक थी। ढाबे के पास कोई और गाड़ी नहीं थी और वहां का सन्नाटा असहज करने वाला था। बलबीर ने अंदर कदम रखा। लकड़ी के टूटे दरवाजे से ढाबे के अंदर झांकने पर उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो अपनी जगह से हिला भी नहीं। बाबा, कुछ खाने को मिलेगा? बलबीर ने जोर से आवाज दी। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और उन दोनों की ओर देखा। उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी और चमकीली थीं। उसने बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपनी ओर इशारा किया। बलबीर और हरजीत अंदर आए और एक पुरानी
चरमराती लकड़ी की मेज पर बैठ गए। दीवारों पर काले धब्बे थे और एक कोने में तेल से जलने वाली लालटेन की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। वहां एक अजीब सी गंध थी जो न सड़ी हुई लग रही थी न ताजी। कुछ हल्का खाना बना दो बाबा, बलबीर ने कहा। बाबा ने बिना कुछ बोले किचन की ओर कदम बढ़ाए। वह धीरे धीरे ऐसे चल रहा था जैसे उसकी हर हरकत में एक अजीब सी थकावट और रहस्यमयपन छुपा हो। थोड़ी देर में बाबा 2 थालियां लेकर लौटा। खाना साधारण दिख रहा था, रोटियां, दाल और चावल। लेकिन जैसे ही बलबीर और हरजीत ने पहला कौर मुंह में रखा, उन्हें स्वाद अजीब सा लगा। सरदार जी, ये दाल कुछ ठीक नहीं लग रही, हरजीत ने धीरे से कहा। चुप कर, भूख लगी है, खा ले, बलबीर ने उसे डांटते हुए कहा। भूख इतनी थी कि दोनों ने थालियां खाली कर दी। खाना खत्म करते ही बाबा ने उनकी ओर देखा और अपनी होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान बिखेरी। अब तुम जा नहीं पाओगे, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। हरजीत का चेहरा फक पड़ गया। उसने घबराकर बलबीर की ओर देखा। ये क्या कह रहा है सरदार जी? हरजीत की आवाज कांप रही थी। बलबीर ने बाबा की आंखों में देखा। वहां एक ऐसी चमक थी जो उसे भीतर तक कंपा गई। ओए बाबा, मजाक मत कर, हम निकल रहे हैं। लेकिन बाबा हंसे बिना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी रहस्यमय मुस्कान और भी गहरी हो गई। ढाबे का माहौल अचानक बदलने लगा। हवा भारी हो गई और लालटेन की रोशनी कम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां के माहौल को घेर रही हो। बलबीर ने हरजीत का हाथ पकड़ा। चल पुत्र, यहां रुकना ठीक नहीं, उसने जल्दी से कहा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कदमों को जकड़ लिया हो। सन्नाटा अब भारी हो चुका था और दोनों को लगने लगा कि यह ढाबा सामान्य जगह नहीं है। ढाबे से निकलते ही बलबीर और हरजीत दोनों खामोश थे। बाबा की अजीब मुस्कान और उसके कहे शब्दों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। ट्रक में बैठते ही हरजीत ने डरते हुए कहा, सरदार जी, मुझे वो जगह सही नहीं लगी। बाबा के चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे उसने हमें किसी जाल में फंसा दिया हो। बलबीर ने उसे झिड़कते हुए कहा, ओए, ज्यादा मत सोच, जो हुआ सो हुआ। अब सफर पर ध्यान दे, आराम कर ले, सुबह कोलकाता तक पहुंचना है। रात गहरी होती जा रही थी। दोनों ने तय किया कि कुछ देर ट्रक में ही आराम कर लिया जाए। बलबीर ने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा किया, खिड़कियां बंद की और अपनी सीट पर अधलेटा हो गया। हरजीत भी बगल वाली सीट पर लेट गया। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ रेगिस्तान की ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। जैसे ही बलबीर की आंखें झपकीं, उसे एक खौफनाक सपना आया। उसने देखा कि बाबा जो ढाबे में खाना परोस रहा था, धीरे धीरे औरत में बदल रहा है। उस औरत के लंबे बिखरे हुए बाल, सफेद साड़ी और खाली गहरी आंखें थीं। वह औरत ट्रक के दरवाजे पर दस्तक देती है और बलबीर को बुलाती है। बलबीर, बाहर आओ, तुम्हारा सफर अब यहीं खत्म होता है। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। बलबीर ने सपने में खुद को ट्रक से बाहर जाते हुए देखा। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरती है। वह अचानक हवा में गायब हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी बलबीर के कानों में गूंजती रहती है। सपने से बलबीर चीखते हुए जागा। उसका शरीर पसीने से तर था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा। ट्रक के अंदर अंधेरा था और हरजीत बगल में गहरी नींद में था। बाहर की ओर नजर डालते ही उसने महसूस किया कि ट्रक का इंजन बंद था। यह इंजन कब बंद हुआ? बलबीर ने खुद से कहा। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी बाहर से एक अजीब सी झंझनाहट की आवाज सुनाई दी। हरजीत भी अब जाग चुका था। सरदार जी, ये क्या आवाज है? बाहर कोई है क्या? उसने डरते हुए पूछा। बलबीर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने ध्यान से सुना। झंझनाहट की आवाज जैसे ट्रक के चारों ओर घूम रही थी। अचानक ट्रक की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक इतनी धीमी थी कि अगर ट्रक के अंदर खामोशी ना होती तो शायद सुनाई भी ना देती। सरदार जी, कोई खिड़की पर है।
हरजीत का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। बलबीर ने गहरी सांस लेते हुए खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट्स भी बंद थीं। उसने हरजीत से कहा, ओए, तू यहीं बैठ, मैं बाहर जाकर देखता हूं। नहीं सरदार जी, बाहर मत जाओ, मुझे सही नहीं लग रहा, हरजीत ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। बलबीर ने ट्रक का दरवाजा खोला और भारी कदमों से बाहर उतरा। ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, लेकिन आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक के चारों ओर उसने ध्यान से देखा। अचानक झनझनाहट की आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार यह आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। बलबीर ने कदम बढ़ाए और ट्रक के पीछे झांका। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार। लेकिन जैसे ही वह पलटने लगा, उसने अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज महसूस की। बलबीर ने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह बिना कुछ कहे तुरंत ट्रक के अंदर लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। सरदार जी, क्या था? हरजीत ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस हवा थी, बलबीर ने झूठ बोलते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में एक डर था जिसे हरजीत ने भी महसूस किया। ट्रक के अंदर अब पूरी तरह सन्नाटा था, लेकिन बाहर की रहस्यमय झंझनाहट अब भी जारी थी। बलबीर और हरजीत दोनों चुप थे, लेकिन दोनों के दिल में यह ख्याल था, क्या वे सचमुच अकेले थे? रात का सन्नाटा पहले से और गहराता जा रहा था। ट्रक के चारों ओर की झंझनाहट ने बलबीर और हरजीत के दिलों में अनजाना खौफ भर दिया था। बलबीर ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। हरजीत बगल में कांपते हुए बोला, सरदार जी, ये क्या हो रहा है? हम यहां क्यों रुके? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पुत्र, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया है। पहले ये आवाजें तो बंद हों, फिर देखते हैं, बलबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। झनझनाहट की आवाज अचानक रुक गई। ट्रक के अंदर मौत जैसा सन्नाटा फैल गया। हरजीत ने खिड़की की ओर झांकते हुए कहा, सरदार जी, बाहर कोई खड़ा है। बलबीर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। खिड़की से बाहर देखने पर उसने देखा कि सड़क के किनारे ट्रक की हेडलाइट की मध्यम रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। ये कौन है इतनी रात को? बलबीर ने खुद से बड़बड़ाया। हरजीत ने कांपती आवाज में कहा, सरदार जी, ये ठीक नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ है। बलबीर ने गौर से देखा और तभी उसकी नजर उस महिला के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। यह देखकर बलबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। पुत्र, यह कोई आम औरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। महिला ने धीरे धीरे ट्रक की ओर चलना शुरू किया। उसके कदम हवा में तैरते हुए लग रहे थे और उसकी चाल में एक भयानक ठंडक थी। हरजीत ने बलबीर का हाथ पकड़कर कहा, सरदार जी, ये चुड़ैल है, यहां से चलिए। बलबीर ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और गुस्से में चिल्लाया, कौन हो तुम? जाओ यहां से, हमें तंग मत करो। महिला ने ठंडी हंसी में जवाब दिया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। यहां से जाओगे कैसे? अब तो मैं ही तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, उसने कहा। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। ट्रक के अंदर हरजीत लगभग रोने की हालत में था। सरदार जी, हमने कुछ गलत किया क्या? ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? बलबीर ने अपनी घबराहट को दबाते हुए कहा, कुछ नहीं पुत्र, ये हमें डराना चाहती है, हम डरने वाले नहीं। महिला अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने ट्रक की खिड़की पर अपने नुकीले नाखूनों से दस्तक दी। उसकी हर दस्तक ट्रक के अंदर बैठे दोनों के दिलों पर चोट कर रही थी। दरवाजा खोलो बलबीर, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, उसने बलबीर का नाम लिया। यह सुनते ही बलबीर और हरजीत की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। सरदार जी, इसे हमारा नाम कैसे पता? हरजीत लगभग चीख पड़ा। बलबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ट्रक के दरवाजे को कसकर पकड़े हुए था, जैसे उसे खोलने की हिम्मत न कर पा रहा हो।
महिला ने हंसते हुए कहा, दरवाजा तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा, मुझसे बचकर कहां जाओगे। बलबीर ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चिल्लाया, हम यहां से निकल जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, देखते हैं, सफर लंबा है बलबीर, तुम्हारी हर राह से मैं गुजरूंगी। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। बलबीर और हरजीत दोनों सांस रोककर ट्रक के अंदर बैठे रहे, इस उम्मीद में कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना हो। लेकिन उनके दिलों में यह एहसास गहरा हो चुका था कि यह सफर अब सामान्य नहीं रहेगा। चुड़ैल के अचानक गायब हो जाने के बाद बलबीर ने बिना समय गंवाए ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कुछ सेकंड तक इंजन ने जोर जोर से आवाज की और फिर धड़-धड़ की आवाज के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। चल हरजीत, यहां से निकलते हैं। बलबीर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ट्रक आगे बढ़ने लगा, लेकिन बलबीर और हरजीत के दिलों में खौफ अब भी कायम था। रास्ते पर अंधेरा ऐसा था मानो आसमान ने पृथ्वी से हर रोशनी छीन ली हो। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक ने एक घने जंगल के मुहाने पर कदम रखा। जंगल इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी पेड़ों के पत्तों से टकराकर बुझ सी रही थी। सरदार जी, ये कौन सा रास्ता है? ये तो मैप पर भी नहीं था, हरजीत ने डरते हुए कहा। बलबीर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, पता नहीं, पर यह रास्ता सही नहीं लग रहा। शायद हम किसी गड़बड़ में फंस गए हैं, पर यह रास्ता सही नहीं। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, सड़क गायब हो गई। अब ट्रक कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर लड़खड़ा रहा था। झाड़ियां और पत्थर ट्रक के नीचे आकर कर्कश आवाजें कर रहे थे। सरदार जी, ये रास्ता हमें कहीं और ले जा रहा है, वापस चलें, हरजीत ने घबराकर कहा। कहां वापस जाएं पुत्र? पीछे भी वही अंधेरा है जो आगे है, हमें बस चलते रहना होगा, बलबीर ने गहरी आवाज में कहा। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। ट्रक जंगल के बीचों बीच खड़ा था और आसपास से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। झींगुरों की आवाज के बीच बलबीर को ऐसा लगा जैसे कोई धीमी धीमी हंसी सुनाई दे रही हो। सरदार जी, ये क्या हो रहा है? हेडलाइट्स बंद कैसे हो गईं? हरजीत ने लगभग चीखते हुए पूछा। पता नहीं, पर मैं इन्हें फिर से चालू करने की कोशिश करता हूं, बलबीर ने कहा। उसने स्विच को कई बार घुमाया, लेकिन हेडलाइट्स चालू नहीं हुई। अचानक ट्रक के ऊपर से हलचल की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ट्रक की छत पर चढ़ गई हो। हरजीत ने कांपती आवाज में कहा, सरदार जी, ऊपर कोई है, मुझे यकीन है ये वही है, चुड़ैल। बलबीर ने गुस्से से अपनी पगड़ी ठीक की और कहा, ओए, डर मत, अगर ये फिर आएगी तो मैं इसे देख लूंगा। लेकिन उसकी आवाज में खुद भी थोड़ा डर था। ट्रक के ऊपर की आवाजें तेज हो गईं। अचानक छत पर किसी ने जोर से थपथपाया, जैसे वह ट्रक के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। हरजीत ने लगभग रोते हुए कहा, सरदार जी, यह रास्ता हमें खा जाएगा, यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। बलबीर ने गहरी सांस ली और हरजीत को शांत रहने को कहा। हम पंजाबी हैं पुत्र, हम हार नहीं मानते, मैं इस रास्ते को भी हरा दूंगा, बस बैठ और दुआ कर। बलबीर ने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। बिना हेडलाइट्स के वह केवल अपनी छठी इंद्रिय पर भरोसा कर रहा था। जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, रास्ते में गड्ढे और टूटे फूटे पेड़ों के तने दिखाई दिए। बलबीर ने ट्रक को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन छत पर की आवाजें अब और डरावनी होती जा रही थीं। सरदार जी, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है, वो हमारा पीछा कर रही है, हमें बचाइए, हरजीत ने कांपते हुए कहा। बलबीर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और खुद से बड़बड़ाया, तू जो भी है, देखना, मैं तुझे हरा कर रहूंगा, मेरे ट्रक को कोई नहीं रोक सकता। जंगल और रास्ता दोनों जैसे बलबीर और हरजीत को निगलने पर आमादा थे, लेकिन क्या वे इस जानलेवा जंगल से निकल पाएंगे? ट्रक जैसे तैसे टूटे रास्तों और घने जंगल से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था।
बलबीर और हरजीत की हालत डर और थकान से खराब हो चुकी थी। हर पल ऐसा लगता था कि कोई अनदेखा खतरा उनके बेहद करीब है। कुछ दूर चलते ही ट्रक के सामने एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर पर लगे ईंट और पत्थर ऐसे गिरे हुए थे जैसे वह कई सालों से सुनसान पड़ा हो। सरदार जी, ये घर यहां बीच जंगल में क्यों है? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हरजीत ने डरते हुए कहा। बलबीर ने ट्रक को रोका और कहा, पुत्र, डरने से कुछ नहीं होगा। देखना पड़ेगा कि यहां क्या है। अगर कोई मदद मांग रहा है तो हमें देखना चाहिए। घर के अंदर से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, कोई है? आवाज धीमी लेकिन साफ थी। बलबीर ने खिड़की से टॉर्च उठाई और हरजीत से कहा, चल मेरे साथ चल। नहीं सरदार जी, मैं यहीं ट्रक में रहूंगा। यह जगह मुझे सही नहीं लग रही, हरजीत ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। पुत्र, अकेले बैठने से डर और बढ़ेगा। चल, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तेरे साथ, बलबीर ने उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा। दोनों ट्रक से उतरे और घर की ओर बढ़ने लगे। घर के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। बलबीर ने टॉर्च जलाकर भीतर झांका। दीवारों पर काई जम चुकी थी और फर्श पर धूल और टूटे बर्तन बिखरे हुए थे। अचानक हरजीत ने कहा, सरदार जी, वो देखो टेबल पर कुछ रखा है। बलबीर ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली। एक पुरानी मटमैली डायरी टेबल पर पड़ी थी। बलबीर ने धीरे से उसे उठाया। डायरी पर धूल जमी थी और उसके पन्ने पुराने और फटे हुए थे। उसने पहला पन्ना खोला। डायरी में एक भयानक सच लिखा था, जो भी काली बावली ढाबा का खाना खाता है वह इस जंगल में भटकता है और अपनी जान गंवाता है। कोई इस जगह से जिंदा नहीं लौटा। जो बचना चाहता है उसे इस जंगल से पहले ही बाहर निकल जाना चाहिए। यह पढ़ते ही बलबीर और हरजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। सरदार जी, ये तो वही ढाबा है, हमने भी वहां खाना खाया था। इसका मतलब हम भी? हरजीत ने कांपते हुए कहा। बलबीर ने डायरी के और पन्ने पलटे। उसमें कुछ और डरावनी बातें लिखी थीं। इस ढाबे पर जो खाना परोसा जाता है उसमें जहर है। वह न केवल शरीर को कमजोर करता है बल्कि आत्मा को कैद कर लेता है। यहां से निकलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। हरजीत ने जोर से डायरी बलबीर के हाथ से छीन ली और कहा, सरदार जी, ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह, ये डायरी, सब हमें मारने के लिए हैं। बलबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, रुक पुत्र, हो सकता है कि यह डायरी हमें बचने का रास्ता भी बता दे। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ धुंधले शब्द थे। जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ है, उसकी जड़ें तुम्हारी मुक्ति हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। चुड़ैल तुम्हें हर कदम पर रोकेगी। हरजीत ने कांपते हुए कहा, सरदार जी, इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, लेकिन यह रास्ता भी मौत के दरवाजे जैसा है। पुत्र, डरना मना है। हमने ये सफर शुरू किया है तो इसे खत्म करके ही लौटेंगे। चल, अब ट्रक में वापस चलते हैं। दोनों जल्दी से ट्रक की ओर भागे। घर से निकलते समय उन्हें पीछे से हंसने की वही भयानक आवाज सुनाई दी जो उन्होंने जंगल में सुनी थी। क्या डायरी का सच उन्हें बचा पाएगा या यह सफर उनकी आखिरी मंजिल साबित होगा? डायरी के भयानक खुलासे के बाद बलबीर और हरजीत तेजी से ट्रक में लौटे। हरजीत लगातार बड़बड़ा रहा था, सरदार जी, यह सब हमारी गलती है। हमें उस ढाबे का खाना नहीं खाना चाहिए था। अब यह चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। बलबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, पुत्र, डरने का वक्त नहीं है। हम पंजाबी हैं, मौत से लड़ना हमारी फितरत है। बस हौसला रख। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक से जंगल के बीचों बीच एक घना कोहरा छा गया। चारों ओर से अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगीं। बलबीर ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और ट्रक की गति कम कर दी। हरजीत डर के मारे लगातार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। तभी
ट्रक के सामने अचानक वही सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हो गई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे, आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था। उसके पैर उल्टे थे और हवा में तैर रहे थे। तुम मेरी कैद में हो, यहां से कोई नहीं बचता। चुड़ैल की भयानक आवाज जंगल में गूंज उठी। हरजीत चीखते हुए बोला, सरदार जी, ये फिर आ गई, अब क्या करेंगे? बलबीर ने ट्रक रोक दिया, गहरी सांस ली और नीचे उतरते हुए कहा, अब बहुत हो गया, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ट्रक के पीछे से उसने लोहे की एक मोटी रॉड उठाई और चुड़ैल की ओर बढ़ने लगा। सुन ले, हम किसी से डरते नहीं। जा, अपनी दुनिया में लौट जा, वरना तेरे साथ वही होगा जो तूने औरों के साथ किया है, बलबीर ने गरजते हुए कहा। चुड़ैल ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारी ये धमकियां मुझे कमजोर नहीं कर सकती। मैं सदियों से यहां हूं और यहां से कोई जिंदा नहीं गया। चुड़ैल हवा में ऊंची उड़ने लगी और उसकी डरावनी हंसी से पेड़ पौधे कांपने लगे। बलबीर ने अपनी पगड़ी को ठीक किया और आंखें बंद कर लीं। उसने धीमी आवाज में गुरबानी का पाठ शुरू किया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। चुड़ैल की हंसी अचानक धीमी पड़ गई। जैसे ही बलबीर ने पाठ तेज किया, चुड़ैल तड़पने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं और वह दर्द में चिल्लाई, तुम्हें यह ज्ञान कहां से मिला? यह मंत्र नहीं, यह मुझे कमजोर कर रहा है। हरजीत ट्रक से नीचे उतर आया और बलबीर के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, सरदार जी, यह मंत्र इसे खत्म कर देगा, इसे और जोर से पढ़िए। बलबीर ने लोहे की रॉड को कसकर पकड़ा और चुड़ैल की ओर बढ़ते हुए कहा, तू जितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन सच और गुरबानी के आगे तेरी कोई नहीं चलेगी। जा यहां से। चुड़ैल ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। यह जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यह कहते ही चुड़ैल ने एक आखिरी भयानक चीख मारी और धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। बलबीर ने गहरी सांस ली और हरजीत की ओर देखा। देखा पुत्र, सच्चे दिल और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लेकिन जंगल अभी भी डरावना और रहस्यमय था। बलबीर और हरजीत को अभी उस पीपल के पेड़ तक पहुंचना था जिसके बारे में डायरी में लिखा था। क्या चुड़ैल सचमुच खत्म हो गई थी या यह केवल उसके खतरनाक खेल की शुरुआत थी? चुड़ैल के गायब होने के बाद भी जंगल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बलबीर और हरजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जंगल में हर कदम जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। वे दोनों ट्रक में सवार हो गए और एक बार फिर उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे जिसका जिक्र डायरी में था। रास्ता और भी डरावना हो गया था। पेड़ के घने जाले और अंधेरे में रास्ता पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक ट्रक के सामने वही सफेद साड़ी वाली महिला फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वह सिर्फ खड़ी नहीं थी, वह पूरी तरह से हवा में तैरते हुए ट्रक के पास आ गई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। तुम यहां तक आए, लेकिन अब तुम मुझे नहीं छोड़ पाओगे। चुड़ैल की आवाज में एक गहरी घृणा थी। बलबीर ने एक बार फिर अपना हौसला बनाए रखते हुए कहा, तू हमें नहीं रोक सकती। हम जहां जा रहे हैं वहां कोई नहीं पहुंच सकता। फिर अचानक चुड़ैल ने एक जोरदार झटका दिया और ट्रक के पहिए जैसे ही घने जंगल के एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, एक जबरदस्त धक्का लगा। ट्रक का संतुलन बिगड़ने लगा और वह खाई की ओर गिरने लगा। सरदार जी, ट्रक गिर जाएगा। हरजीत की आवाज में डर था। बलबीर ने घबराते हुए कहा, रुको पुत्र, मुझे ट्रक को संभालने दो। उसने ताबड़तोड़ ब्रेक लगाए और स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमाया। ट्रक बुरी तरह से हिल रहा था, लेकिन बलबीर का हाथ कांपते हुए भी मजबूत था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह लगातार गुरबानी का पाठ करता जा रहा था, जैसे खुद को और ट्रक को उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए उसका साहस बढ़ा रहा हो। चुड़ैल ने एक और झटका दिया और ट्रक एकदम खाई की ओर लुढ़कने लगा, लेकिन बलबीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अचानक एक मोड़ पर ट्रक को पूरी तरह से रोक लिया। ट्रक खाई के किनारे से कुछ इंच ही दूर रुक गया। अब तू नहीं जीत सकती, बलबीर ने चिल्लाते हुए कहा।
वह चुड़ैल की ओर बढ़ा और हनुमान चालीसा का पाठ और जोर से करने लगा। हरजीत ने भी हिम्मत जुटाकर बलबीर का साथ दिया और दोनों मिलकर चुड़ैल का सामना करने के लिए पूरी ताकत से खड़े हो गए। चुड़ैल की आंखों में अब और भी ज्यादा नफरत और गुस्सा था, लेकिन बलबीर और हरजीत का विश्वास और साहस उसे और कमजोर कर रहा था। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। चुड़ैल चीखते हुए अपनी ओर खींचने लगी, लेकिन जैसे ही बलबीर ने अपने हौसले को और मजबूत किया और गुरबानी के शब्दों को और तेज किया, चुड़ैल की काया पूरी तरह से धुएं में बदलने लगी। वह और चीखते हुए हवा में उड़ी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। कुछ पल के लिए पूरी दुनिया जैसे थम सी गई। जंगल की हवाएं रुक गईं और सभी अंधेरे बादल दूर हो गए। बलबीर ने गहरी सांस ली और कहा, अब सब ठीक हो गया। हरजीत ने राहत की सांस ली और कहा, सरदार जी, आप सच में बहुत बड़े इंसान हो, हमने उसे हराया। वे दोनों ट्रक में वापस चढ़े और उस पीपल के पेड़ की दिशा में बढ़ने लगे। ट्रक अब आसानी से चलने लगा था, जैसे सभी बाधाएं दूर हो गई हों। कुछ समय बाद वे उस पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचे और बलबीर ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि इस खौफनाक यात्रा के बाद वह और हरजीत दोनों अब सुरक्षित थे, लेकिन सवाल यह था कि क्या वे अब कभी उस ढाबे के बारे में सोचकर डरेंगे? क्या उनकी रातें अब भी उस अंधेरे के खौफ से मुक्त हो पाई थीं? और इस खौफनाक सफर की सच्चाई क्या थी? यह सवाल अब भी उनके मन में था, लेकिन जो सबसे जरूरी था वह यह था कि उन्होंने मौत और चुड़ैल के खौफ को हराया था और अब वे जिंदा थे। कोलकाता की हलचल और भीड़ भाड़ में बलबीर और हरजीत ने जैसे ही ट्रक को बड़े गार्डन इलाके में खड़ा किया, दोनों के चेहरे पर राहत और थकान का मिश्रित भाव था। दोनों ने लंबी यात्रा के बाद पहली बार चैन की सांस ली। हां, सफर खत्म हो चुका था, लेकिन उस खौफनाक यात्रा की यादें उनके दिलो दिमाग में ताजा थीं। ट्रक से उतरते ही बलबीर ने एक गहरी सांस ली और हरजीत की ओर मुस्कुराते हुए देखा। पुत्र, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, बलबीर ने कहा। लेकिन सरदार जी, यह सफर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, हरजीत ने कहा। उसकी आवाज में एक अद्भुत मिश्रण था, डर, थकान और ताजगी। वह पूरी यात्रा के खौफ को अब महसूस कर रहा था। बलबीर हंसी के साथ बोला, अरे वो तो ठीक है, लेकिन यार, हमें डर के आगे कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ वो हमारी हिम्मत से ही था। जितनी भी मुश्किलें आईं, हम उन्हें पार कर गए। यही है असली ताकत। दोनों ट्रक के पास खड़े होकर अपने साथियों से मिले और हर घटना को बताने लगे। बलबीर ने सबको बताया कि कैसे उन्होंने चुड़ैल का सामना किया और उसकी शक्ति को हराया। वे नहीं चाहते थे कि कोई और इस अंधेरे की दुनिया में घुसे। बलबीर ने कहा, देखो, ये जो कुछ भी हुआ वह कोई मामूली बात नहीं थी। वो ढाबा, वो जंगल, वो चुड़ैल, ये सब हमारी परीक्षा थी, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी और आज हम यहां खड़े हैं। हरजीत थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सरदार जी, वो डायरी और वो जो हुआ सब कुछ सच था। हम जैसे जैसे बढ़ते गए मुझे ऐसा लगता था कि हमारा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आपने जो कहा वही सही था। हमें कभी डर के आगे हार नहीं माननी चाहिए। दोनों ने फिर गहरी सांस ली और एक दूसरे को कंधा देकर कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों अब जिंदा हैं और ये सफर अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। सूरज की रोशनी को महसूस करते हुए बलबीर ने गहरी सांस ली और कहा, हां पुत्र, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। क्या तुम समझे? हरजीत ने सिर झुकाया और कहा, जी सरदार जी। और इस तरह बलबीर और हरजीत के लिए वह खौफनाक और रहस्यमय सफर समाप्त हो गया था। अब उन्हें वापस कोलकाता के बड़े शहर में अपने दिन बिताने थे, लेकिन वो रातें, वो चुनौतियां और वो अजनबी साए हमेशा उनकी यादों में रहेंगे। चुड़ैल की कहानी अब उनके बीच एक कहानी बन चुकी थी, लेकिन दोनों के दिल में यह सबक हमेशा रहेगा, डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है? तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।